अब आगे आपको हम बताते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। इसमें थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है ये चैप्टर, लेकिन फिर भी हमने इसको बिल्कुल आसान कर दिया है। कुछ चीजें आपको यहाँ समझा के और कुछ अपने असाइनमेंट में देखे। तो जो भी चीजें हैं मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। अब देखो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO ने इसके लिए क्या डेफिनेशन दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए डेफिनेशन दी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स ऑल रेस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है WHO ने दी है। और इसमें इसके बाद में आपको पढ़ना है कि कौन से प्रोग्राम्स के तहत हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। ये प्रोग्राम्स होते हैं RCH प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें। और इन प्रोग्राम्स को बताने के लिए ज्यादातर हमारे पास ऑडियो विजुअल मीडियम रहते हैं या फिर प्रिंट मीडिया रहते हैं। प्रिंट मीडिया, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें गवर्नमेंट और NGOs ये सारे के सारे मिलकर इंफॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश करते हैं। क्यों जरूरी है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना, क्यों जरूरी है सभी के लिए? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी रहती हैं। तो जो प्रॉब्लम्स होती है और साथ साथ इसमें कई बार शर्म भी आती है बच्चों को या लोगों को, जिसमें वो एक दूसरे से इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते हैं। और सोशल स्टिग्मा भी है जिसके पीछे, तो लोग कई चीजों को छुपाते हैं, बताते नहीं है ठीक से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम स्कूल एजुकेशन में ही इसमें बच्चों को बताते हैं तो वो अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे और इस इंफॉर्मेशन को बाकी भी वो इन्फॉर्म करेंगे दूसरे लोगों को, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और इसमें इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एमनियोसेंटेसिस के बारे में। एमनियोसेंटेसिस, ऐसे तो ये एक टेक्निक है जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड आपको याद होगा, आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखा था कि जो एम्ब्रियो के चारों तरफ फ्लूइड रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में सेल्स भी रहती हैं। तो बेसिकली उनको टेस्ट करने की ये टेक्निक होती है कि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और उसमें क्रोमोसोमल पैटर्न की स्टडी करते हैं, जिससे पहले से ही पता चल जाता है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। और कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो उसमें पता चल जाते हैं। तो इससे हम वहां पर अबॉर्ट वगैरह कराते हैं, जो भी है मेडिकल हेल्प लेते हैं। बट इसका एक मिसयूज भी होता है ना। और मिसयूज क्या होता है, फीमेल फीटिसाइड। हमारे इंडिया में ज्यादातर ऐसी जगह हैं जिसमें फीमेल अगर चाइल्ड होता है तो उसको फीटिसाइड करा देते हैं। ठीक है, मतलब बर्थ होने से पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं। तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। और इसके साथ कुछ अनरिलेटेड ट्रेंड भी हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है। आप ये पूरा टॉपिक यहाँ पर थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करने के लिए मैंने कुछ PDF में क्वेश्चंस बना रखे हैं। आप जैसे जैसे उन क्वेश्चंस को करते जाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, वैसे वैसे पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होता जाएगा आपका, और आपका ये चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा उन असाइनमेंट्स के थ्रू और इस लेक्चर के थ्रू। तो हम इसमें आपको सीधे बताते हैं पॉपुलेशन के बारे में और साथ में बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में। तो आगे आप देखिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन भी। और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो लगभग 2 बिलियन थी ईयर 1900 में, वो मात्र 100 सालों में ही 7.2 बिलियन हो गई, मतलब 6 बिलियन से ज्यादा हो गई है। और ईयर 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। इतनी तेजी से पॉपुलेशन ये बढ़ती जा रही। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही है, मतलब बहुत कम समय में बहुत तेजी से पॉपुलेशन का बढ़ जाना, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। तो इस एक्सप्लोजन करने के लिए क्या चीजें हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे आजकल मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज लाइफ होती है वो भी लोगों की बढ़ गई है।
तो और साथ में जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी है वो बहुत कम हो गया है, और बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज की वजह से जो एज है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो बेसिकली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट्स वगैरह भी बनाए गए हैं। तो वो क्या है, और पॉपुलेशन का रेट देखिए, ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया में लगभग 2% चल रहा है, ठीक है, 2% ग्रोथ रेट का 20/1000 पर ईयर, मतलब 1000 लोगों में हर साल में 20 लोग और नए आते जा रहे हैं, ये 2% ग्रोथ रेट है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, जैसे बाकी के वर्ल्ड का ज्यादा है, इंडिया का और भी ज्यादा है, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिनको बेसिकली कंट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। इन मेथड्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये जो मेथड्स होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, आप देखोगे ये यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली, ठीक है, प्राइवेसी को मेंटेन करने वाले होने चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होने चाहिए, इफेक्टिव, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सिबल भी होने चाहिए कि जब चाहे तब इनको इस्तेमाल ना करें और फिर कंसीव कर सकें, ठीक है, और नो इंटरफेयर, इनका कोई इंटरफेयर भी नहीं होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और साथ ही साथ ये मेथड्स हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट्स। तो ये कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स के आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स में देखिए कौन कौन से हैं। पहला मेथड है, इसको नेचुरल मेथड्स कहते हैं, नेचुरल मेथड्स। दूसरे होते हैं बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड्स। तीसरे होते हैं आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। फिर है पिल्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, इंजेक्शन या इम्प्लांट्स, और लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स। तो एक एक करके हम सारे मेथड्स के बारे में बताते हैं। जो पहले नेचुरल मेथड्स हैं ये क्या है, ये कुछ नेचुरल फिनोमेना पे हैं, इसमें हम कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो नेचुरल है उनका केवल हमें इंफॉर्मेशन रखनी, नॉलेज रखनी, उसी के आधार पर हम यहाँ कंट्रासेप्शन कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स है इसमें एक तो आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब जो फर्टाइल पीरियड होता है, आपने पिछले लेक्चर में देखा था जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें डे 10th से लेकर डे 17th तक ये जो डेज हैं ये फर्टाइल पीरियड कहलाते हैं, फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस समय ओवुलेशन होता है। डे 14th में ओवुलेशन होता है, तो इसमें कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक का जो टाइम है ये फर्टाइल पीरियड कहलाता है। इस समय कंसेप्शन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि ओवुलेशन इसी समय होता है, बीच में लगभग 14th डे में। तो उस 14th डे के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक का जो टाइम पीरियड है ये फर्टाइल पीरियड होता है। अगर इतने दिनों को एब्सटेन कर दिया जाए, मतलब उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर कंसीव भी नहीं करेंगे। मतलब इन मेथड्स का प्रिंसिपल क्या है कि मीटिंग ना हो, स्पर्म और ओवम की मीटिंग ना हो। तो ये, और साथ में जो नेचुरल टाइम पीरियड्स हैं उनका केवल ध्यान रखा जाए। तो ये एक मेथड हो गया इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा इसी में नेचुरल मेथड होता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस।
इसमें क्या है कि इजैकुलेशन से ठीक पहले मेल पार्टनर के थ्रू जो पेनिस होता है वो रिमूव कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है, और अगर इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन के भी चांसेस नहीं होते हैं। और इसमें एक थर्ड मेथड होता है जिसको कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसमें ये मेथड क्या है, बर्थ के बाद, जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो बर्थ के बाद मिल्क सिक्रीशन होता है और इंटेंस मिल्क सिक्रीशन होता है, तो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी तो ओवम भी रिलीज नहीं होगा, यानी बर्थ के बाद का जो पीरियड है वो पीरियड भी सेफ माना जाता है। बट इसमें जितना लंबे समय तक मिल्क फीडिंग होती रहेगी उतने ही लंबे समय तक उसमें चांसेस हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। तो ये पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ तक का नोट किया गया है। किसी किसी में थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, 6 मंथ के अलावा 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के बाद सेकंड फिर मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं, तो वो खैर कुछ प्रॉब्लम्स वाली बात होगी। अदरवाइज लैक्टेशनल एमिनोरिया में है कि जब तक चाइल्ड बर्थ के बाद जब तक मिल्क फीडिंग हो रही है तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा और ओवम भी सिक्रेट नहीं होगा। तो ये नेचुरल मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स हैं इसमें, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटररप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्योंकि इन मेथड्स में कोई भी डिवाइस इस्तेमाल नहीं हो रही है, नो डिवाइस। जब कोई बाहर से हम डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, नो साइड इफेक्ट्स है, लेकिन इनके फेलियर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, फेलियर चांसेस मोर, क्योंकि कोई डिवाइस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए भी है। क्यों है ऐसा, फेलियर क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि जितने भी मेथड देखे आपने, इसमें से 100% मेथड कोई भी नहीं। किसी की एफिशिएंसी 80% है, किसी की 90% है, किसी की 95% है। इवन सर्जिकल मेथड्स की भी 99% एफिशिएंसी है। कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं कि सर्जरी के बाद भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर भी कंसीव हो जाता है। उसके क्या एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं वो आप बाद में डिस्कस करोगे। इसमें हाँ ये है कि कभी कभी नई फेलोपियन ट्यूब भी बनते हुए कुछ रिपोर्ट की गई है कि रिमूव कर दी गई है, फेलोपियन ट्यूब कट कर दी गई, लेकिन उसके बाद एक नई फेलोपियन ट्यूब बन जा रही है। तो इस तरह भी, तो 100% इसमें से कोई भी मेथड नहीं है। तो उसी तरह से ये मेथड भी है, इनके भी चांसेस फेलियर होने की ज्यादा है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या है, मान लो कभी कभार 14th डे में रेगुलरली तो होता है, लेकिन अगर ओव्यूलेशन उस समय नहीं हुआ किसी बीमारी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से या आयरन की कमी की वजह से, अगर 14th डे में नहीं हुआ है या उसके आगे पीछे, तो हो सकता है ये पीरियड थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो वो तो हमको पता चलेगा नहीं। तो इसलिए ये मेथड भी फेल होने के चांसेस रहते हैं। और इस मेथड में ये देखा गया है कि कभी कभी इजैकुलेशन से पहले भी, जिस समय ये इंटरकोर्स के समय भी कुछ ना कुछ स्पर्म सिक्रीट हो जाते हैं इजैकुलेशन से पहले भी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो ये भी मेथड फेल होने के चांसेस रहते हैं। और लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है उसमें कुछ ऐसे केस भी देखे गए हैं कि जस्ट एक बर्थ हुई है और बर्थ के बाद 6 महीने नहीं बल्कि नेक्स्ट मंथ में ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, तो इस तरह से इसके फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बैरियर मेथड्स क्या है? बैरियर मेथड्स में, इन मेथड्स का जो प्रिंसिपल है वो है इन दोनों की मीटिंग नहीं होने देना। प्रिंसिपल, नो मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होने देना, यही इस मेथड का प्रिंसिपल होता है। तो इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं जिनकी वजह से स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए इनको बैरियर मेथड्स कहते हैं। ये रबर के या लेटेक्स के बने होते हैं। लेटेक्स एक नेचुरल पॉलीमर होता है प्लांट का, उसके बने होते हैं। ये डिस्पोजेबल होते हैं और सेल्फ इंसर्टेड है। ये इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर है
क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ एसटीडीज को भी रोकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जैसे एचआईवी एड्स है, इन सबको रोकने में भी इनका रोल है, इसलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इनके अलावा डायफ्राम, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स, ये भी बैरियर मेथड्स होते हैं। ये बैरियर मेथड्स ये सर्विक्स के नीचे वेजाइना में इम्प्लांट किए जाते हैं, ये भी सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। ये मेथड्स रबर के बने होते हैं, केवल ये फीमेल में ही यूज होते हैं, ये केवल फीमेल के लिए आते हैं, और ये रीयूजेबल भी होते हैं, इनको फिर से यूज किया जा सकता है। सेल्फ इंसर्टेड होते हैं तो इनमें भी कोई साइड इफेक्ट्स के चांसेस नहीं रहते हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड्स होते हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड्स हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मेथड्स होते हैं आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये यूट्रस में इंप्लांट की जाने वाली है। ये जो डिवाइसेस जैसे आपने पढ़ा भी कि ये डिवाइस सेल्फ इंसर्टेड होती हैं और प्राइवेसी को सबसे ज्यादा मेंटेन रखती हैं। प्राइवेसी मतलब जो यूजर हैं उन्हीं को पता रहता है, जबकि आईयूडीज जो होते हैं इसके लिए किसी प्रैक्टिशनर की या फिर एक्सपर्ट नर्सेस की जरूरत होती है। तो क्योंकि ये इंट्रा यूटेरस के अंदर है, यूट्रस के अंदर इनको इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए इनको इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं। ये भी कई तरह की आती हैं, इसमें नॉन मेडिकेटेड है, नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस हैं, कॉपर वाली है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तीनों तरह की आती है। नॉन मेडिकेटेड वाली जो है जैसे लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग वाली होती है कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं प्रोजेस्टासाइड, LNG-20। ये जो आईयूडीज है ये पूरे यूट्रस को कवर कर लेती हैं और यूट्रस को फिर स्पर्म्स की एंट्री नहीं होने देती हैं। इसमें से ये यूट्रस में फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती हैं, जैसे सर्वाइकल म्यूकोसा वगैरह से जो स्पर्म आएंगे उनकी फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करती हैं। कॉपर वाले होते हैं, इसमें कॉपर आयन का रोल होता है, वो स्पर्म्स की मोर्टेलिटी को कम करता है। और हार्मोन रिलीजिंग वाली जो होती हैं ये फैगोसाइटोसिस को भी बढ़ाती है, साथ में सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी होती है उसको अल्टर कर देती हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन वगैरह नहीं हो पाता है। तो ये इस तरह से हेल्प करती हैं। तो ये मेथड्स थे आईयूडीज मेथड्स, इनमें डिफरेंस आपने देख ही लिया। बैरियर मेथड्स, हालांकि दोनों का प्रिंसिपल एक ही रहता है, बट बैरियर मेथड्स हैं वो प्राइवेसी को ज्यादा मेंटेन करते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट नर्स होती है, उन्हीं के थ्रू ऐसा करते हैं, और ये वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए भी होते हैं, क्योंकि इसमें ये जब इनको यूज करते हैं तो ये 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या उससे भी ज्यादा समय के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो जो भी यूजर हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इनको यूज करते हैं। इनका यूज आजकल वैसे भी बढ़ गया है, क्योंकि ये 2 बच्चों के बीच में स्पेस रखने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और पहले और प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए होते हैं। जैसे पहले प्रेगनेंसी में डिले करना है, 2 बच्चों के बीच स्पेस देना है, तो उसके लिए आईयूडीज बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं। और एक बात इसमें कि जो बैरियर मेथड्स होते हैं उन मेथड्स में अगर यहाँ पर स्पर्मिसाइडल
क्रीम या फोम या जेलीज का इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। ये स्पर्म्स को किल करने वाली होती हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम होती हैं, फोम है, जेलीज है, अगर इनको भी इनके साथ में यूज किया जाता है तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। जबकि इन मेथड्स में ऐसा नहीं है, इसमें डॉक्टर्स की हेल्प ली जाती है और डॉक्टर या प्रैक्टिशनर नर्स होती हैं, उनकी हेल्प से इसको करते हैं। फिर बाद में जब भी प्रेगनेंसी चाहिए रहती है तो इनको रिमूव कराना पड़ता है, रिमूव कराने के बाद इसको करते हैं। एक बात और कि इनमें थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकते हैं, या जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है थोड़ी सी अल्टर भी हो सकती है। और आईयूडीज मेथड जो होते हैं ये एसटीडीज को नहीं रोकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को ये नहीं रोकते हैं, जबकि ये उसको रोक लेते हैं। तो कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं जो वेरिएंट मेथड्स और आईयूडीज में कंपैरिजन वाले हैं, आप उनको ध्यान रखोगे, उनको अलग अलग कर दोगे। और ये दोनों का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। आप डिफरेंसेस को बल्कि लिख लेना अलग अलग, तो और बढ़िया रहेगा, पॉइंट वाइज इनको अलग अलग लिख लोगे डिफरेंसेस को। नेक्स्ट आते हैं पिल्स। इनको पिल्स कॉमनली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओरली ली जाती है, ओरली ली जा रही है पिल्स, और ये पिल्स बनी होती है जनरली हार्मोन को रिलीज करने वाली होती हैं, और इनको लेने के लिए इनको ओरल पिल्स कहा जाता है। इनको जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उसके 5th डे से शुरू कर देते हैं, 5th या 7th डे से शुरू कर देंगे, और लगातार 21 डेज तक लेते रहते हैं, 21 डेज। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन में 7 डेज के डिले के बाद फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो लगातार ये पिल्स होती हैं। इन पिल्स में भी हार्मोन्स होते हैं। ये पिल्स प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन या इनके कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। ये इम्प्लांटेशन को और ओवुलेशन को इनहिबिट कर देती हैं, इनहिबिट इम्प्लांटेशन एंड ओवुलेशन, और साथ ही साथ सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी अल्टर कर देती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये पिल्स होती हैं। इनमें एक अच्छी पिल अभी और आई है, कुछ समय पहले ही डेवलप हुई है, सहेली। इसका नाम है, ब्रांड नेम है सहेली। और ये जो ओरल पिल है, ये लखनऊ के कॉलेज के प्रोफेसर्स ने इसको डिस्कवर किया है, CDRI लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ के डायरेक्टर्स ने और यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है, सहेली को। इसमें और पिल्स में एडवांसमेंट, ये जो सहेली है ये बाकी की पिल से ज्यादा एडवांस है। कैसे एडवांस है ये? इसको वंस अ वीक लिया जाता है। जैसे नॉर्मली ओरल पिल्स हैं उनको लगातार 21 डेज तक कंटिन्यूएशन में लेना है, डेली लेना है, बट सहेली को वीक में 1 दिन लेना है। ये नॉन स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन होती हैं, स्टेरॉइड नहीं होते हैं, इसलिए इसमें मोटापे का भी कोई खतरा नहीं रहता है। इनकी इफिशियंसी ज्यादा होती है और इसके लीस्ट या बहुत कम, लीस्ट या बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए ये इन ओरल पिल से ज्यादा एडवांस होती है। तो ये मेथड्स थे अभी तक। इसके बाद मेथड्स होते हैं इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। तो इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स जो होते हैं वो भी हार्मोनल कॉम्बिनेशंस के ही होते हैं। इनको इम्प्लांट करते हैं। इनको जो इंजेक्शंस होते हैं वो तो नॉर्मल इंजेक्शंस है जो 3 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। जो इम्प्लांट्स होते हैं वो छोटी छोटी सी डिवाइसेस होती हैं। ये छोटी सी पिन की तरह से डिवाइस होती है जिनको स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं।
इनमें भी हार्मोनल कॉम्बिनेशन ही होते हैं, इंजेक्शंस में, इम्प्लांट्स में हार्मोनल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनका जो पीरियड होता है काफी लंबा होता है। जो पिल्स हैं उनका पीरियड शॉर्ट होता है, बट इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स का जो पीरियड है वो काफी लंबा होता है। तो यहां जैसे बताइए आपको 3 मंथ, 6 मंथ, और इसी तरह इम्प्लांट जो होते हैं वो 1 ईयर के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, 3 ईयर तक के लिए आते हैं। तो जैसे जैसे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। इसको स्किन के नीचे ग्राफ्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे वो हार्मोन्स को रिलीज करते जाते हैं। तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो इंजेक्शन इम्प्लांट्स में और पिल्स में एक ही तरह से बिहेवियर है उनका। ये भी अल्टर करते हैं और साथ में ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को नहीं होने देते हैं। एक चीज यहां पर बता दें, इंजेक्शन इम्प्लांट्स हो गए और आईओडीज, इनको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी कहते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। क्यों कहते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव? क्योंकि अगर किसी वजह से कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फेलियर हो गई है और प्रेगनेंसी हो जाती है, या चांसेस लगते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो 72 आवर्स के अंदर ही इनको विदिन 72 आवर्स लिया जा सकता है कोइटस के बाद भी। यानी आफ्टर कोइटस अगर लग रहा है कि चांसेस है फर्टिलाइजेशन के, तो 72 आवर्स के अंदर ही इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने से कंसीव नहीं हो पाता है, इसलिए इनको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। तो कोई डिवाइस फेल हो गई या फिर रेप केसेस वगैरह हो गए जो अनयूजुअल है, जिनकी वजह से एक चांसेस लगता है कंट्रासेप्शन का, तो ऐसे समय में इन मेथड्स को इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स इसीलिए इनको कहते हैं। और इन सभी में सबसे लास्ट मेथड्स आते हैं टर्मिनल मेथड्स, इनको इसीलिए कहते हैं। सर्जिकल मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल मेथड्स, क्योंकि इन मेथड्स में ये सबसे लास्ट में किए जाते हैं जब कपल फर्दर और भी चिल्ड्रन नहीं चाहते हैं, उनकी एज भी हो गई है 40 प्लस में या उससे ज्यादा, और वो आगे अब नहीं चाहते हैं कोई भी बच्चे, तो इसलिए वो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मेथड्स इरिवर्सिबल है, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, इसीलिए इनको टर्मिनल मेथड कहा जाता है। और ये इसीलिए आइडियल कंट्रासेप्टिव्स भी नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। सर्जिकल मेथड्स में मेल में यूज किया जाता है, इसको वैसेक्टोमी कहते हैं, वैसेक्टोमी, और फीमेल में जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इनमें क्या किया जाता है कि मेल में जो वास्ट डिफरेंस होती है, जो टेस्टिस से निकल के जाती है, वास्ट डिफरेंस, ये टेस्टिस है और ये वास्ट डिफरेंस आ रही है, इस वास्ट डिफरेंस को यहां से कट करके यहीं पर बांध देते हैं, यहां पर इसको कट करके बांध देते हैं। तो इसके लिए स्क्रोटम में थोड़ा सा इंसिजन देते हैं और उसके बाद वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, या थोड़ी दूर की वास्ट डिफरेंस को रिमूव कर देते हैं और फिर वहीं पर बांध दिया जाता है। ये मेथड होते हैं वैसेक्टोमी कहलाते हैं, मेल में मेथड यूज किए जाते हैं। काफी सिंपल मेथड भी होते हैं ये। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहलाते हैं, क्योंकि यहां पर जो आपने ये ट्यूब पड़ी थी, ये ट्यूब थी फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब को कट करके यहां पर यहीं बांध देते हैं और दोनों तरफ से, तो इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यहां पर इसको कट करने के लिए या तो एब्डोमेन के थ्रू ऑपरेट करके ऐसा करते हैं, या फिर वेजाइनल से ही इंसर्शन देकर यहां से इसको कट करते हैं और यहां पर बांधने का काम करते हैं। तो ये मेथड्स कहलाते हैं ट्यूबेक्टोमी, सर्जिकल मेथड्स होते हैं। तो ये सारे मेथड्स थे कंट्रासेप्शन मेथड्स। एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी मेथड्स है ये एक नेचुरल फिनोमेना, जो फर्टिलाइजेशन है और बर्थ है, प्रेगनेंसी है, ये नेचुरल फिनोमेना के अगेंस्ट में है ये सारे के सारे, इसलिए इनकी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं।
कुछ कम हो सकते हैं या कुछ ज्यादा हो सकते हैं, बट होते हैं। नौजिया है, जैसे वो वोमिटिंग जैसा हर समय फील होता रहेगा, उबकाई लगेगी, या फिर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अल्टर हो सकती है, और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, लगातार लोअर एब्डोमेन में पेन बना रहे, ऐसा भी हो सकता है। और रेयर केसेस में कैंसर वगैरह भी हो सकता है, सर्वाइकल सर्विक्स वाले कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकते हैं। इसलिए ये मेथड्स में इन सारे इल इफेक्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनका भी ध्यान रखना होता है। तो ये होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स।